तो जय हिंद, और एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोग जो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। देखिए, जो भारत में जो संविधान का स्रोत जब देखे होंगे तो उसमें उपराष्ट्रपति का जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? जो राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व होते हैं वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में वेतन मिलता है। यह आपका आर्टिकल जो है 89 में इस बात का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। अभी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 63। चलिए, थोड़ा सा ऐसा थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इसको भी याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति का योग्यता देखते हैं, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का योग्य तभी होगा जब वह सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा कहता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य रखता है, यानी राज्यसभा का जो है निर्वाचित होने का योग्य रखता है। राष्ट्रपति में क्या होता है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य रखती है। फिर चौथा है निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि पद राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उस पद पर जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितना? 6 महीना होती है। 6 महीना में दोबारा जो निर्वाचन दोबारा चुनाव करवा लेना पड़ता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है तो उपराष्ट्रपति को उसका वेतन कितना देगा? 5 लाख मिलने लगेगा जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे। चलिए, क्वेश्चन लगाइए अब। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो सिंपल है, राष्ट्रपति किसी के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति यही बनते हैं आगे चल के। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का जो भाग 9 है उसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान को मैग्ना कार्टा कहा गया है? देखिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है भाग 3 में, इसी को कहा गया है संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है। जब हम आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ा तो मैग्ना कार्टा के बारे में भी बताए थे, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा भारतीय मजदूर को दिया गया यह शब्द था मैग्ना कार्टा।
चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल कानून से संबंधित है। यह जोड़ा कब गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सबसे ज्यादा जो छोड़ा था गंभीर प्रभाव मतलब इससे ज्यादा, वो भारत सरकार ने 1935। इसमें से लगभग 200 से प्लस अनुच्छेद जो है इसी अधिनियम से लिया गया है भारतीय संविधान में, और हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। मिस्टर संतोष कुमार सावंत, बहुत अच्छा। ऐसे ही आंसर लगाते रहिए। यहाँ पे क्या होगा, आंसर लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। और हमारे पॉलिटिक्स से 6 से 8 सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए लगाइए क्वेश्चन। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई, यानी इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? अभी हम लोग तुरंत ऊपर में देखे थे, राष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होगा तो वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होगा वो कौन होंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? कोई भी विवाद होगा उसके समाधान के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाएंगे। तो कौन कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो है विवाद और जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित, ये सब लिया जाता है कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के सदस्य द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्य द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं। अरुण शर्मा ए। चलिए लगाइए, आंसर लगाइए ऐसे ही। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि नियुक्ति जो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर चलाना है तो संसद द्वारा चलेगा और किसी भी सदन में चलेगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी द्वारा जो है चलाया जा सकता है। ठीक है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया था? तो निर्विरोध जो चुना गया था वो नीलम संजीवा रेड्डी को चुना गया था, या एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, सर्वसम्मति से इन्हें जो है निर्विरोध चुन लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। निम्न में से भारत के वह एकमात्र कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो हमारे कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही 2 बार जो है राष्ट्रपति बने थे। सबसे पहला चुनाव होता था राष्ट्रपति का 1952 में हुआ। अभी चल रहा है 2024। कितने बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ? 16 बार। हमारे देश को राष्ट्रपति कितने मिले? 15। 15 राष्ट्रपति हमारे देश को मिले ना। एक राष्ट्रपति क्यों क्या हुए? राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाइए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? देखिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है।
आगे क्वेश्चन लगाइए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होगा वो 6 महीने के लिए लागू करता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 123, सॉरी। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उस दिन क्वेश्चन आपसे पूछे थे और आप लोग फंसे थे। ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? व्यक्तिगत रूप से। अगर सामूहिक रूप से बोलेगा तो वह लोकसभा के प्रति हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का कुछ थ्योरी था देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को उसके कार्यों और संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से प्रधानमंत्री का क्या होता है? निर्वाचन होता है, नियुक्त होते हैं, इस तरीका से क्वेश्चन होता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मंत्री सबको भी तो सुविधा मिलता ही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप बोलेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा। अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहता है तब सिद्ध कर दिया जाएगा सदन में तब। ठीक है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और दूसरा एक होता है मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक है। 3 प्रधानमंत्री कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी। मृत्यु कब हुई? उनकी पद अवधि के दौरान ही हो गई थी। मतलब प्रधानमंत्री कई काल नहीं थे, 3 हमारे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हो गई थी। गुड इवनिंग। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान किससे बना है? रूस से अलग होकर बना है ना, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा 27 जनवरी 1964 से लेकर 9 जून 1964 ईस्वी तक और 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और पूछ देगा कि इनमें से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का 4 प्रधानमंत्री का नाम दे दिया जाएगा, तो कौन प्रधानमंत्री हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। धन्यवाद। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए।
अविश्वास प्रस्ताव में जो है असफल हो गया, मतलब जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसमें क्या होगा, असफल रहे कौन, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। और चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा का सामना एक दिन भी नहीं किए थे, मतलब ठीक है, सदन का सामना। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम दिन तक हुए प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे थे। ठीक है, और एक ही कार्यकाल में है, ये भी याद रखिएगा। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमिता कौर थी। ये हमारे संविधान सबसे प्रथम कैबिनेट मंत्री, अगर आपसे पूछ देगा कौन थी, महिला में सबसे पहला महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर भी थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, प्रथम वित्त मंत्री जो हो जाएंगे आपके जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया, और इसी प्रकार आंसर लगाते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, हमारे भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह जो होता था तो वहाँ की महिला सब दी थी। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, जो संघीय मंत्री पद पद त्याग किया तो सबसे पहला मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1988 की 1928। हम्म, मिस्टर संतोष कुमार। चलिए, यहाँ पर दिया है मंत्री परिषद में वरीयता के दृष्टि से मंत्रियों का सही कर्म है, और यहाँ पे आपको जो है सजाना है। क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री, तब होंगे राज्य मंत्री, फिर हो जाएंगे उप मंत्री। कौन सा ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन ही है हमारा सही है। ठीक है, 1928। चलिए, क्वेश्चन लगाइए। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए, गलती हो जाती है, बस यहाँ गलती कीजिए, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस अनुच्छेद में है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, अनुच्छेद 15 में, सॉरी अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, सर्वाधिक समय तक जो रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा, चलिए लगाइए। कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, बताइए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए।
ये बताइए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे क्वेश्चन लगाइए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महा न्यायवादी मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लेट लगा रहे हैं, पहले लगाइए। जिस टाइम पूछते हैं उसी वक्त लगाइए। चलिए भारत के महान्यायवादी का थोड़ा सा जिक्र अब देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में इसका जो जिक्र किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके पद प्रसाद, ठीक है, उनके प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति का मन होगा तो उसे तुरंत हटा भी सकते हैं। और महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ता यानी वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सोलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। अभी भारत का सोलिसिटर जनरल कौन है सर? तुषार मेहता है क्या? तुषार मेहता, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। भाई भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान समय में? एक बार चेक करके आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो तुषार मेहता ही है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन लगाइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन इसे संसद में संबोधित करने का अधिकार है? अभी पढ़े हम लोग, भारत का महान्यायवादी। तुषार मेहता, ये चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। अभी हम लोग देख लिए थे ऊपर में, भारत का महान्यायवादी, इसको बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। संबंध अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन लगाइए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर जो है राज्य सरकार, देखिए यहाँ पे कीवर्ड देखिए, राज्य सरकार है। कौन देगा राज्य सरकार में? एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? एडवोकेट जनरल हो जाएगा। और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है। तो राज्य का महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य का है, देख लीजिए, राज्य में महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं जिसका उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। जैसे केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति की करते हैं ना अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, उसी प्रकार जो है राज्य में राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। दूसरा काम होता है कि विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो
अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है उसे बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। मतलब जो अधिकार ऊपर में भारत महान्यायवादी का होता है वही राज्य में महाधिवक्ता का होता है। ठीक है, तो अगर एक का याद है तो एक का आप लोग ऑटोमेटिक याद रख लेंगे। महाधिवक्ता को ये सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं, विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए क्वेश्चन लगाइए, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी कमेंट कीजिए। आकाश पाल। जल्दी कीजिए। प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया। और अभी हमारे मुख्य मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री एएस राजीव है। बहुत बढ़िया। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और ये मुख्य सतर्कता आयुक्त अभी हमारे कौन है? तो श्री एएस राजीव है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है भारत सरकार का होता है। तो सबसे ऊपर का जो सब पद होता है ना, सबसे ऊंचा पद अगर भारत में है कौन सा? कैबिनेट सेक्रेटरी का है। कैबिनेट सचिव जिसको बोलते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित होती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लाइए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये सब आपको पढ़ा थे, राष्ट्रपति करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। बिल्कुल। कंप्ट्रोलर एवं एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो या तो इनकी जो है 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई पूरा हो जाएगा तो वो अपने जो पद से रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। कौन सा अनुच्छेद में निहित है? तो 19 के 1 में निहित है ना, सही हो जाएगा। चलिए वो ऑनलाइनर है, थोड़ा सा देख लीजिए ऑनलाइनर क्या कहता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के जो प्रथम न्यायवादी थे वो एमसी सीतलवार थे। कौन थे? एमसी सीतलवार। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस मतलब उच्च सदन। उच्च सदन में भारतीय संसद कौन होता है? राज्यसभा होता है जो उच्च सदन कहलाते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, युवाओं का सदन लोकसभा को कहते हैं और शिक्षित सदन राज्यसभा को कहते हैं। तो संसद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यह अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान में राज्यसभा कितने? 245 है। वर्तमान समय में संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। फिर 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 के एक के तहत जो क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसके सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सीटों की अधिकतम संख्या की अगर सीधे बात करें तो वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 245 है सदस्य, ठीक है। आएगा अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वो 245 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से जो होंगे। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? वही ऑप्शन देखते, पहला ऑप्शन का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सब विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही करते हैं। कौन? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 16 है। लोकसभा का 40 है। लोकसभा 40 है। विधानसभा 243 है। विधान परिषद 75 है। कितना है? 75 है। ये सब याद रखिएगा। बिहार में 38 गो जिला है। भारतीय संसद बनती है, देखिए संसद कब बनती है? जब राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? संसद बन जाते हैं। संसद का जिक्र जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का जो है हमारे अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है। लोकसभा का 81 में है। राष्ट्रपति के पद का जिक्र 52 अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए लोकसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राज्यसभा पढ़ लिया, लोकसभा थोड़ा पढ़ते हैं। 16, 40, 75, 245, 243 है भाई। चलिए चलिए पढ़िए लोकसभा का। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य जो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र। संघीय क्षेत्र कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, ठीक है। 2000 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद
326 में जिक्र किया गया है, 326 में जिक्र किया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में जो है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लगाइए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? यहाँ पे 552 अगर ऑप्शन रहता तो 52 इसमें का छूट गया है, 2 552 हो जाएगा। शुरुआती समय में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते थे? तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। अभी जो 104वें संविधान संशोधन है, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वह 543 है, 543 पर इन्हें चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वही पढ़े थे हम लोग, 2026 तक जो है यह यथावत रहेगा। ठीक है, कब तक यथावत रहेगा? 2026 तक। जी, चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति इसलिए करते हैं कि जितने भी बाकी जो सांसद बचते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? तो पद दिलाने के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सहमति पर राष्ट्रपति कर देंगे लोकसभा का विघटन। चलिए आ गया क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है लोकसभा की सीटों की संख्या। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर साहब थे। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे अपना त्याग पत्र किसे देंगे? देखिए लोकसभा जैसे ही बनता है उसमें क्या कर दिया जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तुरंत कर ली जाती है। तो जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछ रहा है कि सही कथन बताना है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है? यही सही है। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? नहीं, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी, आंसर जो है बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था? तो सिविल सेवा का जो प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश है वह चीन है। ठीक है,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो जो भाषा का जो उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं अभी हमारे। मूल संविधान में 14 भाषा थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषा की संख्या है। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन लगाते जाइए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? 343 हो जाएगा ना अनुच्छेद। 343 का एक होगा, क्या हो जाएगा आंसर? 343 का एक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बीजी खेर थे। बीजी खेर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है वो भाग 5 में है। भाग 5 में ही ना संघ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संघ जो है वह भाग 5 में है। अनुच्छेद इसका 52 से लेकर 151 तक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग को जो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ये सर एकदम बेसिक चीज है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता शक्तियों के विनियमन संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। देखिए उच्चतम न्यायालय 124 में, और उच्च न्यायालय जब बोले दो को बीच में से उठा के लाना है, इधर वाला को इधर ले आना है, बस 214 कर लेना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ 8 न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो होगा, हाँ नहीं होगा, हटाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाइए। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। कौन हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय सक्सेस मोटिवेशन। हाय कहाँ हो, ये कौन सा बात है? हाय कहाँ हो, इसको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं जी। कोई खो गया है क्या जो ढूंढते आ गए हैं? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग 1773 के तहत हुआ था। 1774 में स्थापना हुआ था, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वृद्धि किसके पास होगी? संसद के पास होगी। चलिए क्वेश्चन लगाइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो
राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। कईवें नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेंगे। ठीक है, कृष्णा कुमार, जय हिंद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? एक असमर्थता पर हटा सकता है, कदाचार भी करेंगे तो उसमें भी हटा सकता है, नहीं दोनों। सी हो जाएगा इसका आंसर। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनका काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करने में आ जाएंगे। राष्ट्रपति के रोल में कौन आ जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। मिल गई कहाँ थी? क्या चल क्या रहा है कमेंट में आप लोग को? जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और आप लोग आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जो मूल ढांचा था वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है कहा गया था। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती था ना बाद। चलिए क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वह इंदु मल्होत्रा थी। कौन सी? इंदु मल्होत्रा। कैसे क्लास कर रही बताओ नहीं। कहाँ गया आपका सेंटर जी? आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ गया? कौन कौन डिस्ट्रिक्ट सेंटर गया आप लोग का? चलिए पहले क्वेश्चन लगाइए फिर बाद में बात किया जाएगा। काफी क्वेश्चन है इसमें। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इतना बार क्वेश्चन पूछा है। PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। और जहां जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें PN भगवती और एक M हिदायतुल्ला, ये ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना है PN भगवती को। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से मिलता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या भारत में कितने हैं? 25 गो उच्च न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय कितने हैं? तो एगो। भारत के किस उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है संख्या, ठीक है। इसका है तो सिक्किम का है। सिक्किम उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में? 1862 में जो है तीन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। हाँ, सिक्किम में कम। 1866 में इलाहाबाद। बिल्कुल सही। बहुते दूर। बहुते दूर जाना जरूरी था। लड़का से ज्यादा लड़की सब चोरी कर दी थी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? इसमें तो गुवाहाटी हो जाएगा। ऑफिस अकॉर्डिंग गुवाहाटी हो जाएगा। और से बहुत सारे से उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों का देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। औरंगाबाद। ठीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, घूमना चाहिए औरंगाबाद।
इसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत आया था। 1862 में इसकी स्थापना हो गई थी। बंबई, कलकत्ता, मद्रास तीनों का। ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होंगे वह राष्ट्रपति करेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी तो विनोद चंद्रन है, लेकिन कुछ दिन में बदलने वाले से अरविंद कुछ करके बनने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं, वही बनने वाले हैं। सुरेश यादव सिंह। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहेंगे? तो 62 वर्ष तक बने रहेंगे। वही उच्चतम न्यायालय वाले 65 वर्ष तक बने रहेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय बता रहा है कौन सी? लीला सेठ थी उच्च न्यायालय की। कौन सी? लीला सेठ थी। और उच्चतम न्यायालय होता तो फातिमा बीबी हो जाती। फातिमा बीबी। और सत्र न्यायाधीश होता तो अन्ना चांदी। 30 सदस्यीय प्रकरण समिति संसद किस सदन की समिति है? ये सबसे बड़ी समिति यही, और इसकी लोकसभा की समिति है। इसके लोकसभा की, जो 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वह सिर्फ लोकसभा से होते हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो जो रिपोर्ट की समीक्षा करेगी महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, वह लोक लेखा समिति करती है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 को जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। सॉरी। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है बार बार, इसका मतलब है ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, समान रूप से देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगर आज राष्ट्रपति मन किया तो किसी भी जो है मतलब किसी राज्य के राज्यपाल मतलब किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं, और कल सुबह चाहेंगे तो उनको पद से हटाकर कहीं और बुला सकते हैं। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः जो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष ही होता है। चलिए राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है क्या आप लोग? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से हमें 2000 तक पहुंचने का मौका दीजिए। थोड़ा सा बच्चा और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर देंगे तो 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है। संविधान के भाग 6 राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये सब आप लोग एक बार पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, हम एक बार जो है पढ़ा दिए हैं इसको। वंदना यादव 5। हम बहुत पुराने हैं, अंग्रेज के जमाने के है ना। चलिए, मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के लिए तो जिक्र किया गया है, वो 153 में किया गया है। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक प्रमुख जोर दिया गया। इसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 कहता है। ठीक है, राज्यपाल जब याद रख मतलब राज्यपाल जब पढ़ा रहे थे तो आपको जो ट्रिक से याद करवाए थे हम, और आप लोग को ट्रिक याद है तो बहुत बढ़िया है।
राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यता होना अनिवार्य है। क्वेश्चन आ गया क्या? तो योग्यता देखना है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? सबसे पहले तो वह भारत की नागरिक होनी चाहिए, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्यसभा के विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, और एक और जो विशेषता है कि जिस राज्य का वह राज्यपाल बनेंगे वह उस राज्य का निवासी न होना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नोट देखिए क्या कहता है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उस पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, मतलब डायरेक्ट सीधे हटाया जा सकता है, कोई प्रक्रिया से नहीं हटाया जाएगा। राष्ट्रपति का मन करेगा हटा देंगे, कहेंगे आ जाओ। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो क्वेश्चन लगाइए, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करना होगा तो वह राज्यपाल करेंगे। अभी बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, जल्दी से कमेंट कीजिए तो आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? जो ऊपरी सदन होता है वह विधान परिषद होता है, और निचली सदन जो होता है वह विधानसभा होता है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्य में। 6 राज्य का नाम जल्दी जल्दी कौन कमेंट करके बताएंगे? विश्वनाथ हार्लेकर। 6 राज्य में विधान परिषद है, यानी विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है 6 राज्य में। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो 6 राज्य का नाम कौन कमेंट करते हैं पहले। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होना चाहिए? वो 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। और राज्य तो बता ही दे, 6 राज्य का नाम बताइए कौन कौन राज्य है। विधान परिषद थोड़ा सा पढ़ लीजिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्य, देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं। एक उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इसको याद कैसे रखिएगा? एक तो हमारे यूपी बिहार, यूपी बिहार हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। समझिए, आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, 4 राज्य तो आसानी से याद हो जाएगा। और एक बचता है कर्नाटक और एक होता है महाराष्ट्र। ठीक है, यही 6 राज्य हैं। बहुत अच्छा भाई, बस इसको आसानी से याद रखिए, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। पूछता है कि विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह 40 होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष में एक सदस्य क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। वह उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति के लिए भरने के निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होती है। और 100 सीट है उत्तर प्रदेश में, 1/3। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं की एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होती है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होती है। 1/12 सदस्य उन स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में
शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो 1/6 सदस्य को राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुछ सदस्यों का 10 मान करिए 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो वह गणपूर्ति होगा। गणपूर्ति जो है इसी को बोलते हैं कुर्रम। पूरे अनुच्छेद 100 में इस बात का जिक्र किया गया है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उप सभापति चुनती है। सभापति एवं उप सभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। चलिए, सभापति उप सभापति को संबोधित कर एवं उप सभापति सभापति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं अथवा परिषद के सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन लगाइए, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्य कम से कम न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वह 40 होनी चाहिए। ठीक है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में जो है 75 है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? 500। और उत्तर प्रदेश में कितना? 403 है विधानसभा सीटों की संख्या, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। चलो विधानसभा पढ़िए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकते हैं। विधानसभा के 17 अवसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में गोवा जहाँ पे 40 है, मिजोरम 40 है, सिक्किम में 32 है। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया गया है। यह अनुच्छेद 332 में है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन के मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह न्यायिक मत देता है। कौन? तो विधानसभा अध्यक्ष। जब कभी अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसा सब लुसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 10 सदस्यों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन लगाइए, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। तो विधान परिषद में 40 होनी चाहिए। उस संघ के राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो निर्वाचित विधानसभा मंत्री परिषद कहाँ पे है? पुदुचेरी में है। क्या हो जाएगा आंसर? पुदुचेरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो 14 दिन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वही केंद्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राज्य के शासन व वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो वास्तविक अध्यक्ष जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं, और ये जो राज्यपाल होते हैं औपचारिक होते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट में पहुंच रहे, लास्ट में मुख्यमंत्री है तो लगभग लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का
नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नोट क्या कर रहा है कि 91वां संविधान संशोधन नियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। चलिए क्वेश्चन लगाइए। राष्ट्रीय विकास परिषद बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा खुद से प्रतिनिधि चुनना यह प्रत्यक्ष निर्वाचन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है तो 6 वर्ष होती है, या उनका उम्र जो है 65 वर्ष पूर्ण हो गया तो वह रिटायर्ड हो जाएंगे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो अशोक कुमार सेन थे। 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे राजीव कुमार दे दिया है ऑप्शन में, और यहाँ पे प्रथम वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो वह राजीव कुमार होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कौन सा, अशोक कुमार सेन। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। संघ राज्य का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे गलत दे दिया गया है तो थोड़ा सा उसको सही कर दीजिएगा। जैसे वर्तमान में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो वो राजीव कुमार है। यहाँ पे पूछ रहा था प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा था, या प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, हो जाता है पीडीएफ कभी कभी टाइप करने में, मतलब जो मिस्टेक हो जाता है तो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली के जो प्रशासक होते हैं तो उपराज्यपाल कहते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था है, एक दल नहीं है, भारत में बहुत दल है। बहुत दल मतलब बहुत दलीय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ से क्या पूछा हम लोग से? अस्थायी सदस्य पूछा, तो अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन नहीं है? भारत नहीं है। दिल्ली का प्रशासक उपराज्यपाल, बहुत अच्छा। कम से कम कितने राज्यों में राज्य पार्टी की हैसियत रखने के वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? राष्ट्रीय कम से कम 4 राज्यों में। मिनिमम कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। आम आदमी पार्टी जो है सबसे नवीन राष्ट्रीय पार्टी बनी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। मतलब नीति आयोग पढ़ना है। अब लगभग लास्ट में, यानी एक आध पेज और होगा बचा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र का नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया है, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करेगा, करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। योजना आयोग के बारे में देखिए। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पूछने का क्वेश्चन, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए।
योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952, इसको इज्जत को याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। पूछता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ठीक है। अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय, दो बार टाइप हो गया है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व सरकार की योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है, अरे ब्रिज की तरह कार्य करता है। नोट, के संथानम ने राष्ट्रपति विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। के संथानम जो थे राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या बोले थे? सुपर कैबिनेट। चलिए क्वेश्चन लगाइए। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से सूची का जिक्र किया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना सूची, तो भारतीय संविधान का स्रोत पढ़ रहे थे तब। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारिया आयोग की सिफारिश का क्या संबंध है? सरकारिया आयोग के जो संबंध है वो क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। कौन सा ऑप्शन है? डी, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है सरकारिया आयोग का। निम्नलिखित में कौन संवर्धित सूची में है? संवर्धित सूची में कौन आएगा? शिक्षा आ जाएगा संवर्धित सूची में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनके सिंह बने हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। दल बदल विरोधी अधिनियम यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है संविधान का कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 1985 में। निम्नलिखित संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। कौन सा संविधान? लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? देखिए किया गया है 5वीं और 6वीं में, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर सिर्फ 5वीं रहती तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होना चाहिए वो 5वीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 राज्य का जिक्र नहीं किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और एक है त्रिपुरा। इसका इस 4 राज्य का स्पेशल जो 6ठा अनुसूची में जिक्र किया गया 6ठी में, ठीक है। तो इसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन है तो 5वीं 6ठी लगा लिए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए? 5वीं होनी चाहिए, फिर 5वीं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? वहाँ बी से ऑप्शन शुरू हो रहा है। किसको है? तो राष्ट्रपति, कोई भी किसी भी क्षेत्र को घोषणा कौन करे? राष्ट्रपति कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर ए लगा लीजिएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो 9 के क में क्या है? नगर पालिका, और 9 के ख में सहकारिता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। चलिए, पंचायती राज प्रदान करता है विशेष क्षेत्र का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन नहीं होगा, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज पढ़ लीजिए एक बार। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय प्रशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन का पिता कहा जाता है।
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारों को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। चलिए लास्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला से संपन्न हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। उसके बाद ये तो पूरा में फैल गया। ठीक है। पंचायत की यदि किसी विधि के अधीन पहले ही दिन विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। यह 243 का अंग कहता है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय में विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी मुखिया बनने खातिर मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। चलिए 73वां संविधान संशोधन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। पूछता है किसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य को छोड़कर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्य में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या है? इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायतन समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। अब लगता है सिर्फ क्वेश्चन होगा इसके बाद। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट करें 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन देख लीजिए एक बार लास्ट, इधर क्वेश्चन करके खत्म कर लेंगे। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 भाग स्थान आरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। भारत के पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय के नेता, हम जब पढ़ा रहे थे जब आपको तो बताए थे कि जिसका नाम बड़ा वो बोलेगा त्रिस्तरीय, अशोक मेहता जी का नाम छोटा वो बोलेगा द्विस्तरीय। और याद होगा मेरा पढ़ाया हुआ तो आप लोग को याद होगा। पंचायती राज संस्थाओं में 2 स्तर का होने का सुझाव कौन दिया था? अशोक मेहता समिति। आ गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, बस 3 लोग हैं, हम दोनों भाई बहन, और कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं देखिए जो पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे। एग्जाम एग्जाम देख के आधा लड़का लड़की का तो दिमाग घूम गया है, एग्जाम देने कैसे जाएंगे। लोग सिपाही बनेंगे, वो लोग को एग्जाम देने जाने के लिए भी सोचना है। तो फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। निम्नलिखित का सही वरीयता कर्म क्या है? अब वरीयता कर्म से जाना है। पहले ग्राम सभा हो जाएगा, पंचायत समिति एक, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। ग्राम सभा हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा, जिला परिषद। कोड में सुनिए 1 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या जाएगा? डी ऑप्शन 1 2
फिर पहले ग्राम सभा होता है, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद जिला परिषद होगा। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज जो विषय हुआ राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। रेलवे आपका केंद्र सूची का विषय है, रेलवे। लेकिन अगर रेलवे पुलिस आ जाए तो यह किसका हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन। रेलवे किस सूची का विषय है? रेलवे केंद्र सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का है। पूछ आप लोग पुलिस बनिएगा, राज्य नहीं ना बनिएगा। अब पुलिस बनेगा फिर बिहार राज्य का पुलिस बनिएगा। आपको वेतन भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार देगा, ना कि केंद्र देगा। शिक्षा, विवाह, वन ट्रेड यूनियन, स्वास्थ्य की सूची के अंतर्गत आता है। ये सब जो आता है सब भर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि भी आपका राज्य सूची का ही विषय है। राज्य सरकार देगा, नीतीश कुमार देंगे। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है वह केंद्र सूची का विषय हो जाएगा। इसका हो जाएगा केंद्र सूची का, संघ सूची का विषय हो जाएगा। चलिए। भारतीय पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम। और 10 क्वेश्चन और है, बस खत्म। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इस संविधान संशोधन जो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन लगाइए। संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है, तो संशोधन की जो पहल की जाएगी संसद के किसी एक सदन में की जाएगी। चलिए क्वेश्चन लगाइए। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन जो हुआ था आपका 1951 ईस्वी में हो गया था, जिसमें जोड़ा गया था भू सुधार अधिनियम। शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। कब लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। चलिए लास्ट पेज है, लास्ट इसमें का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। राष्ट्रपति संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को भंग जो करेंगे अनुच्छेद 85 के तहत करेंगे। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक जो आपका 110 में परिभाषित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग आपका 280 में है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को लगता है कोई स्थिति में रहेगा वित्त आयोग इस बार। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 300 में जो है दिया गया है मातृभाषा में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। एक अध्यक्ष थे इसके भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा के खत्म करते हैं। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के जो वेतन और भत्ते निर्धारित करेंगे वह संसद करेंगे। इस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं ना। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री यानी उप मंत्री। कैबिनेट सचिव नहीं होते, कैबिनेट सचिव तो सबसे संवैधानिक पद है, सबसे ऊपर भारत का सबसे ऊंचा पद। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करेंगे। और क्वेश्चन है बस। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो लोकसभा के स्पीकर द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। बुलाएगी कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो राष्ट्रपति का काम है बुलाना, जो अध्यक्षता करेंगे वह लोकसभा स्पीकर करेंगे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का ऊपर बताइए, इसमें 22 सदस्य होती है। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित जो प्रस्ताव है आपका कटौती प्रस्ताव है। टाइम ज्यादा हो गया इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। बाद बाकी सब आपको आपको पढ़ाया हुआ है। लोकसभा का कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति, कोर्रम के बारे में पढ़ाए थे। कोर्रम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। अनुच्छेद 100। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची पर राज्य जो इस पर कानून बना सकता है। घायल को भूल जाए मैं होने नहीं दूंगा, ये कौन सा बात है? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं क्या हो? तो ऐसे बोल रहे जैसे लग रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हैं जो भूलने नहीं देंगे। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। एक वर्ष में 2 बार बैठक करना आवश्यक होता है, एक वर्ष में 2 बार। सॉरी छूट गया, 2 बार। 6 माह में 1 बार होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा संसद। कौन हो जाएगा? संसद हो जाएगा। संविधान का संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? संविधान का संरक्षक जो होता है वो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसका अनुच्छेद 124 में जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, 33+1 होती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 51 के कौन व्यवस्था की गई है? यशवंत सिंह समिति का सिफारिश पर जोड़ा गया था। खत्म। तो पॉलिटी का 500 क्वेश्चन महा मैराथन आप लोग का खत्म हो गया। आप लोग को क्लास कैसा लगा सेशन बताइए। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके खत्म किया गया है। मेरे घर के पास ही गाना बज रहा है डीजे जोर जोर से। डीजे बजता है तो आदमी को डांस करना चाहिए। चलिए तो फिर क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। और हो सकता है कि इसके बाद आज शाम में मतलब हिस्ट्री का मैराथन कहीं विकास कर ले लेंगे आप लोगों का। तो आप लोग का सेंटर सेंटर कहाँ कहाँ का है आप लोग का? कब है आप लोग का एग्जाम एक बार बताइए। तो स्मिता यदुवंशी जो सांसद जो टाइप किए हैं वो संसद होगा। सांसद व्यक्ति होता है। ठीक है।
मेरा एग्जाम मेरा नालंदा दिया है। हाँ, खत्म हो गया क्लास। 500 क्वेश्चन आप लोग का पूरा पॉलिटी का मैराथन थ्योरी के साथ हुआ है। ठीक है। इससे क्वेश्चन अब इतना उम्मीद रखिए कि एग्जाम के लास्ट जाते जाते एक और इस वीडियो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। 4 घंटा का वीडियो होगा दोनों मिलाकर, आसानी से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरा पॉलिटिकल 6 से 8 सवाल आते हैं। 6 से 8 नंबर आपका यहीं से फिक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दिन जो आपका जियोग्राफी का भी लाया जाएगा, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग से क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। आप लोग अपना डेट बताइए ना। रोहतास दिया 28 को है, मेरा 25 को है चंपारण। मैडम जी जहाँ भी होगी मस्त होगी, बढ़िया होगी। तो हमें पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जहाँ भी होगी अच्छी होगी। मेरा 25 को है। 25 को है मेरा। और आप लोग कोई दिक्कत कुछ पूछना है तो हम लोग पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। अरे मेरा खुद, अब सोचिए आपका औरंगाबाद दिया तो आपको तकलीफ हो रहा है, अब हमारा नालंदा दिया है, हमको तकलीफ ना होगा। चलिए सर, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए। इस बार इतना जान लीजिए कि कट ऑफ हाई जाने वाला नहीं है। आधी लड़कियां तो एग्जाम देने नहीं जाएगी, इतना दूर दूर सेंटर गया, आधी लड़कियां एग्जाम देने तक नहीं जाएगी। ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए। और कुछ पूछना है? फिर से शुरू कर दिया डीजे वाला भाई, मेरा हेडफोन भी चार्ज में है। हेडफोन चार्ज नहीं है मतलब ब्लूटूथ में? ब्लूटूथ को चार्ज किया जाता है, हेडफोन तो चार्ज नहीं किया जाता है। घूमिएगा सर नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आप जल्दी से आप ही कमेंट में आंसर दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? घायल भाई, मैडम जी एग्जाम की तैयारी में लगी है। अच्छा। आप लोग को बड़ी मतलब जो है जानकारी रहता है कौन क्या कर रहा है। कुमार गुप्त। और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया अब। तक्षशिला। अरे सर वही जो चेंज किया जाता है। ये कौन है? अरे सर वही जो चेंज किया जाता है। तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है कहाँ, जल्दी कमेंट कीजिए। पाकिस्तान में है अब। तब पूरे अपना अपना एशिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जल्दी कमेंट कीजिए। एशिया का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? ये नहीं पता है। अरे एशिया में ना पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान में तक्षशिला है तो कौन हो जाएगा? तक्षशिला ही होगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिहार में है। चलिए।
फिर क्लास को यहीं पे स्टॉप किया जाए। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ लीजिए, क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। ठीक है, चलिए फिर। हमारे मन में एक बात आई, पीडीएफ। पीडीएफ दिया जाएगा लेकिन अभी नहीं दिया जाएगा, इतना जल्दी तो नहीं देंगे पीडीएफ इसको। इसमें जो जहाँ जहाँ गलती है कुछ सबको करेक्शन करवाएंगे उसके बाद। टेलीग्राम पर डाल दीजिए, ठीक है। देखते हैं। चलिए फिर, याद करने के लिए ठीक है, डाल दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।